हेलो नमस्कार, मैं हूं आशीष और मैं आपका वेलकम करता हूं कनेक्टिंग डॉट्स पे। नाउ 30 मिनट की बातचीत होती है बेंजामिन नेतन्याहू और जो बाइडेन के बीच में, और ये जो 30 मिनट की बातचीत है इससे दुनिया किस डायरेक्शन में जाने वाली है। ना आपको समझ आना चाहिए कि मिडिल ईस्ट में क्राइसिस है, इजराइल 7 फ्रंट्स पे लड़ाई कर रहा है और दुनिया 2 पोल्स में बटी हुई है। और ये 2 पोल्स बहुत क्लियरली आपको समझ आएगा, एक व्लादिमीर पुतिन और दूसरा लेम डक जो बाइडेन। अब ध्यान से देखिए योव गलंट क्या कहते हैं। ये कहते हैं व्हेन इजराइल स्ट्राइक्स बैक ईरान वोंट अंडरस्टैंड व्हाट हैपेंड। बेसिकली ये कह रहे हैं कि ईरान ने हमारे ऊपर 180 बैलिस्टिक मिसाइल तो मार दिए, पर जब हम मारेंगे तो पर गच्चे उड़ा देंगे, समझ नहीं आएगा क्या हुआ। जिस तरीके से इन्होंने हिजबुल्लाह पे अटैक किया था, और हम यूजुअली क्या सोचते हैं, व्हाट इज हैपनिंग, आज क्या हुआ, कल क्या हुआ। आपको एक लार्जर मेटा पिक्चर समझ आना चाहिए कि आज पूरी दुनिया को क्यों यह समझना पड़ेगा कि एग्जैक्टली इस रीजन में क्या चल रहा है। अब आप देखिए ईरान के बारे में रिपोर्ट्स आते हैं कि एक न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया उसने अंडरग्राउंड, इसके ऊपर रूमर्स होते हैं, एक अर्थक्वेक आता है, ऑल दोस थिंग्स। मान लीजिए कर लिया, इसका मतलब न्यूक्लियर पावर है आज ईरान। मान लीजिए नहीं किया तो भी ये दुनिया को पता है कि व्लादिमीर पुतिन इस पॉइंट ऑफ टाइम में बैक टू बैक सप्लाईज कर रहे हैं। अगर वो हुतीज को हाइपरसोनिक मिसाइल दे सकते हैं, बैलिस्टिक मिसाइल दे सकते हैं, हुती, हमास, हिजबुल्लाह सबको आर्म कर सकते हैं, तो ईरानियन मेन रेजिम, द मदर रेजिम, उसको बचाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। क्योंकि पूरी मिडिल ईस्ट की चेस व्लादिमीर पुतिन जो इतने दिनों से, इतने सालों से सजाया है विथ, और मैं कहूं कि पहले इतना सपोर्ट नहीं भी था, पैल्पेबल सपोर्ट नहीं था, पर भी आज जो सपोर्ट है चाइना से, शी जिनपिंग से, जो डायरेक्ट चैलेंज कर रहे हैं आज यूनाइटेड स्टेट्स, और पूरे आर्किटेक्चर वेस्ट का एक भी ऐसा आर्किटेक्चर बताइए जिसको आज चाइना चैलेंज नहीं करना चाहता। अगर भारत भी बोलेगा कि किसी सेक्टर में वो वेस्ट को चैलेंज करना चाहता है, चाइना पीछे आके बैकिंग करना शुरू कर देगा। चाइना इतना ज्यादा एम्बिशियस है अपने ग्लोबल पावर प्रोजेक्शंस के लिए। और उसी पॉइंट ऑफ टाइम में एक बड़ी सरप्राइजिंग और कॉन्फ्लिक्टिंग बात आती है। एक साइड में मदर रिजीम कह रही है कि मैं न्यूक्लियर हो चुकी हूं, ठीक है, मदर क्या कह रही है कि मैं न्यूक्लियर हूं, अब मुझे मार नहीं सकते, मुझे अटैक नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। योव गलंट कैसे ऐसा मारेंगे, ऐसा मारेंगे कि दिमाग हिल जाएगा, समझ नहीं आएगा कहां से आया, कहां पिटाई हुई, कुछ पता नहीं चलेगा। मतलब ही इज हिंटिंग समथिंग लाइक द पेजर अटैक। और उसी पॉइंट ऑफ टाइम में हिजबुल्लाह क्या कह रहे हैं, हसन नसरल्लाह के जाने, क्यों मैं कहता हूं कि हसन नसरल्लाह हिजबुल्लाह वाज अ वॉल, एक दीवार की तरह खड़े थे वो, किसके लिए, ईरानी रेजिम के लिए, सीरियन रेजिम बशर अल असद की रेजिम के लिए, व्लादिमीर पुतिन के लिए, शी जिनपिंग के लिए, हमास के लिए, होती के लिए, सबके लिए डिफेंडर की तरह खड़े थे। और मैं एक और बात कहना चाहता हूं कि बाकी सब ने मिलकर हिजबुल्लाह और नसरल्लाह को बोल दिया था आपकी आहुति। अब पहले हमास की आहुति, हमास ने तो चलो खुद ही अटैक किया, खुद ही पिटा, बट हिजबुल्लाह को बोला गया था कि हमास को किसी तरीके से बचाने के लिए तुम थोड़ा थोड़ा मारते रहो, थोड़ा थोड़ा मारते रहो। ऐसा तो है नहीं, ऐसा तो है नहीं कि सुबह उठे और मेरे को किसी से लड़ाई करनी है। कुछ तो कारण होगा, कुछ तो मॉनेटरी पेमेंट होगी, कुछ तो आइडियोलॉजिकल रीजंस होंगे। बट जो भी है, हिजबुल्लाह और नसरल्लाह अकेले खड़ा था और लड़ाई कर रहा था इजराइल से। जैसे ही पूरी लीडरशिप और बहुत स्ट्रैटेजिक मूव से, जिस तरीके से शिन बेट, मोसाड, आईडीएफ और पूरी सीआईए एक साथ मिलकर जिस तरीके से एक्शन किया, लीडरशिप को एलिमिनेट कर दिया, उसके बाद आज आप देखेंगे कि नोबडी वांट्स टू बिकम द लीडर ऑफ हिजबुल्लाह। हसन नसरल्लाह को रिप्लेस करने वाला कोई लीडर नहीं मिल रहा। और जैसे ही हसन नसरल्लाह गया, लीडरशिप हटी, उसके बाद आज हिजबुल्लाह क्या कह रहा है, हिजबुल्लाह कह रहा है कि मैं ट्रूस करने के लिए तैयार हूं, मैं ट्रूस करने के लिए तैयार हूं, हमास करे या ना करे। हमास जिद्दी हो रखा है, हमास सबकी पिटाई सबसे ज्यादा हुई है, गाजा स्ट्रिप में सबसे ज्यादा बॉम्बिंग हुई है, सबसे बड़े एम्यूनिशन वहीं डंप किए गए हैं, सबसे ज्यादा लोगों की जान वहीं गई है। और वहां पे बैठा हमास कह रहा है हम ट्रूस नहीं करेंगे, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए। अभी जब बोलते हैं ना मरता क्या नहीं करता, इस पॉइंट ऑफ टाइम में आइडियली आपको अगर लोगों को बचाना है तो आप किसी भी तरीके से ट्रूस कर लो, कुछ दिन के लिए तो बचोगे। बट पॉइंट ये है, देखो हिजबुल्लाह ने कहा अब डिसोसिएट कर लिया कि अब गाजा में जो भी हो रहा है उससे हम दूर है। और इस पॉइंट ऑफ टाइम में मैं आपको कहना चाहता हूं कि इजराइल एक ऐसे जंक्शन में है जहां पे पूरी दुनिया ने कहा कि इजराइल जो करता है किसी से पूछता नहीं है, इजराइल किसी से पूछ के कुछ नहीं कह रहा। वेस्ट के जो सबसे बड़े पार्टनर्स हैं, मतलब आप इमैनुअल मैक्रों का स्टेटमेंट देखिए, वो कह रहे हैं कि भाई मैं लेबनान को सपोर्ट करूंगा, मैं लेबनान के पीछे खड़ा हो जाऊंगा। व्लादिमीर पुतिन उंगलियां उठा रहे हैं, पूरा वेस्ट वो डिवाइडेड है, इजराइल को वेपन दे या ना दे, क्या और ये गाजा बना देगा लेबनान को। तो बहुत सारे ऐसे फियर्स हैं, क्या वैसा ही जेनोसाइड ये इधर भी करके बैठ जाएगा बेंजामिन नेतन्याहू। और इसीलिए एक चारों तरफ से फंसा हुआ भी है इजराइल। और उसी पॉइंट ऑफ टाइम में 180
धड़ाधड़ 180 बैलिस्टिक मिसाइल पड़े हैं इजराइल पे, और उसका जो रिटेलिएशन है वो उसको करना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर कोई भी रहे, इजराइल बना ही इस तरीके से। इजराइल अगर रिटेलिएट नहीं करेगा तो वो सिक्योरिटी स्टेट, वो कंपलसरी इनलिस्टमेंट करने का क्या पॉइंट था। तो आज के डेट में शिनबेट, ये योव गलांट, ये सब मिलके एक साथ स्ट्रेटेजाइज कर रहे हैं। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं, आप भारत के लोग हैं, आप जनरली क्या करते हैं, आप और हम डिवाइड होते रहते हैं। देखिए, हमारे ना ये सगे हैं, ठीक है, ना हमारे ये सगे हैं। आप ये बात जब समझ जाएंगे, आप जब, क्योंकि देखिए दोनों के बारे में एक बात बोल दूंगा मैं, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको इन्होंने डसा नहीं। इसको बोलते हैं पावर गेम्स, इसको बोलते हैं पावर गेम्स। आप प्लीज मैच्योर हुई। ये वो टाइम है जब भारत कभी $1 ट्रिलियन से 2 पे आया, 2 से 4 पे आया, 4 से 8 पे जाएंगे, 8 से 16 पे जाएंगे। आप चाहें या ना चाहें, कोई सरकार हो या ना हो, यह भारत की रीति है। इसी तरीके से भारत राइज करेगा, क्योंकि भारत के लोग मेहनती हैं, वो करते रहेंगे। और जब ये बस एक ही चीज चाहिए, एक चीज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पॉइंट ऑफ टाइम में जलन से हमारे पे बहुत लोग अटैक करेंगे, तो एक बहुत स्ट्रांग गवर्नमेंट चाहिए जो इसके ऊपर एक्शन लेता रहे, सिंपल। दूसरा, एक कंड्यूसिव पॉलिसी चाहिए भारत को। वो कंड्यूसिव पॉलिसी इस पॉइंट ऑफ टाइम में हमने न्यूट्रलिटी की रखी हुई है, और ये न्यूट्रलिटी को हम स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी कहते हैं। ऑटोनॉमी को आप इस तरीके से समझ लीजिए कि जब हमें जिसकी जरूरत होती है, बटन ऑन बटन ऑफ। बिल्कुल सीधी बात है। भारत ना किसी का सगा है, भारत को पावर प्रोजेक्शंस में अभी बॉस बनना है, और बॉस बनने के लिए सबके साथ दोस्ती करना, किसी से बैर नहीं करना, और अगर कोई बैर करे तो उसको बहुत तगड़ा तमाचा मारना। मतलब एक रीसेंट स्टेटमेंट आया था खुमैनी साहब से, इंडिया के मुसलमान खतरे में। भाई वो आपका स्टेटमेंट क्यों आया था, आप ये बताइए क्यों आया था? क्योंकि हम इजराइल के साथ ये बोल रहे थे कि वो हमास ने जो 7 अक्टूबर को किया वो एक टेररिस्ट अटैक था। तो आप पैरेलली देखिए, रिटेलिएशन क्रॉस रिटेलिएशन चलता रहेगा। तुर्की ने इतने स्टेटमेंट दिए कश्मीर पे, क्या हो गया तुर्की को? अभी यूनाइटेड नेशन ने क्यों नहीं बोला? भाई इंटरेस्ट। सो मेन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है भारत के इंटरेस्ट। तो व्लादिमीर पुतिन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम हेज करते हैं जो बाइडेन के साथ, पुतिन के साथ मिलके बाइडेन के साथ अच्छी डील मिलती है। हमें इजराइल की दोस्ती हमेशा क्यों चाहिए? आप चाहें या ना चाहें, यह भारत के इंटरेस्ट में है कि इजराइल की दोस्ती, इजराइल की डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, सेंसिटिव टेक्नोलॉजी वो हमारे पास हो, इजराइल की इंटेलिजेंस शेयरिंग हमें मिले, और ये जितने क्रॉस डिजाइन, और मैं आज आपको डिटेल में बताऊंगा, ये जितने डिजाइन अफगानिस्तान में बन जाए या पाकिस्तान में बन जाए, और किसी भी तरीके से कश्मीर वैली, पंजाब, मणिपुर, कहीं पे भी आने की कोशिश हो, तो आपको चाहिए डिफेंस पार्टनर, आपको चाहिए इंटेलिजेंस पार्टनर्स, आपको चाहिए कोलैबोरेटर्स जो आपको ऐसे ऑपरेशंस का हेल्प करें, जो आपके लिए लॉबिंग भी करें। याद रखिए, ये जो जूइश लॉबी है, इससे स्ट्रॉन्ग कोई लॉबी नहीं है। साइमल्टेनियसली ईरान हमारा अच्छा दोस्त है, बट ईरान सिर पे चढ़ेगा तो सिर पे नहीं चढ़ सकते आप। अब भारत के सिर पे चढ़ने के लिए आपको भारत के साइज पे आना पड़ेगा, और जो हमारे से 4 गुना है उसे तो सिर पे चढ़ने नहीं देते, ठीक है, वो तो इज्जत से बात करते हैं ना। उसी पॉइंट ऑफ टाइम में देखिए, इजराइल लॉन्चिंग अटैक ऑन ईरान, क्या ये पक्का है? दे आर लॉन्चिंग, एब्सोल्युटली यस। 30 मिनट की कॉल हुई है, वार्ता हुई है, और ये जो इमेज है ना, ये आपको बहुत कुछ बताएगी। बाइडेन नेतन्याहू स्पीक ऑन इजराइल्स प्लान। मैं यहां पे आपको थोड़ा एक खुली बात समझाना चाहता हूं। देखिए, ये कहानी इतनी डिफिकल्ट नहीं होती जो बाइडेन के लिए, अगर वो अपने फर्स्ट ईयर में होते, अगर उन्हें ये इतना क्रूशियल नवंबर इलेक्शन नहीं देखना पड़ता। एक साइड से कमाला हैरिस उन्हें बोलती है, मेरे वोट कम हो रहे हैं तुम्हारे कारण, क्या कर रहे हो, वाई आर यू सपोर्टिंग नेतन्याहू? क्या तुम नेतन्याहू को ये नहीं बोल सकते, मैं भी प्रेसिडेंट बन के खूब बॉम्ब दूंगी, भर भर के बॉम्ब दूंगी, पूरा बर्बाद कर देना मिडिल ईस्ट, सऊदी अरेबिया हमारा पार्टनर है, मिलके मारेंगे। तो आपको क्या लग रहा है कि कमाला हैरिस विल बी सॉफ्ट ऑन ईरान? या छोड़िए, अगर वो चाहे भी तो भी शी कैन बी सॉफ्ट ऑन, मतलब पेंटागन क्या कर रहा है, CIA क्या करने बैठा है, ये सारी जो एजेंसीज हैं, इन्होंने इतने साल ईरानियन रजीम को टॉपल करने की बात की। कभी बेंजामिन नेतन्याहू कहते हैं कि मैं ईरानियन रजीम को टॉपल कर दूंगा, कभी वो बोलते हैं लेबनीज सिटीजन को कि अपनी कंट्री को आजाद कर लो हिजबुल्लाह से। आपको क्या लग रहा है कि लोग ऐसे ही शांत होकर बैठ जाएंगे, कमाला हैरिस आ गई प्रेसिडेंट? तो नहीं, एब्सोल्युटली नॉट। बट इस पॉइंट ऑफ टाइम में इनको जरूरत है चुप रहने की, क्योंकि इनके डेमोक्रेटिक, आप देखिए, डेमोक्रेटिक जो शगुफा जो छोड़ा जाता है कि डेमोक्रेसी, ये शगुफे टेलीप्रॉम्प्टर से, ये देखिए मैं कैमरा में देख रहा हूँ, मैं उधर देख के भी बात कर पाता हूँ। टेलीप्रॉम्प्टर वाले ऐसे ही देख के बात करते हैं, दोहे भी लिख के आते हैं, क्योंकि इनको अंडरस्टैंडिंग नहीं है, इन्होंने कभी डेप्थ में रीडिंग नहीं की, इनकी NCERT में मार्क्स नहीं आए। ये यूजुअली आप देखेंगे कि
लो ब्रेन आईक्यू, लो स्टडी वाले लोग होते हैं जो स्क्रिप्टिंग पे काम करते हैं। स्क्रिप्ट जब आप बना लेते हैं तो आपकी नेचुरल सी एबिलिटी, आप कनेक्ट नहीं कर पाते डॉट्स को। आप जरा कनेक्ट करिए, आप मेरे एकदम एक्टिव व्यूअर्स हैं, आप मुझे बताइए कि क्या कमाला हैरिस की पॉलिसी अलग होती, क्या डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी अलग होती? डोनाल्ड ट्रंप की तो एक्सट्रीम होती कि भाई ग्रेटर इजराइल बना लेंगे, और एक मेरे व्यूअर ने लिखा था देयर इज नथिंग कॉल्ड एज ग्रेटर इजराइल। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं देयर वाज नथिंग कॉल्ड एज इजराइल ऑल्सो। समझ रहे हो? 1950 से पहले क्या था, कहां था एग्जैक्टली तो कहां कौन सी कंट्री बननी होती है? क्यों अभी म्यांमार में बता रहा था नई कंट्री बनने की, ईस्ट तिमोर की कहानी सुन लो, कैसे यूगोस्लाविया टूटा। अरे कंट्री बनाने में कितना टाइम लगता है यार। अभी भारत अपना ही एक आइलैंड उठा के बोल दे कि ये नई कंट्री है तो क्या यूनाइटेड नेशन मेंबरशिप दिलवा दे? गजब बात करते हो। ये देखो, बाइडेन नेतन्याहू स्पीक ऑन इजराइल्स प्लान ऑन रिटेलिएशन, ही इज ट्रैप्ड। अगर ये सॉफ्ट हो जाते हैं कि यार बेंजामिन मत कर, तो डोनाल्ड ट्रंप सिर पे चढ़ जाएंगे कि जो बाइडेन यू आर अ फेलियर, जो बाइडेन तुम बहुत बड़े फेलियर हो, तुम नकारे हो, तुमने जूइश इंटरेस्ट को, तुमने जूस को अकेले मरना दिया, चारों तरफ से लोग मार रहे थे, 7 फ्रंट वॉर। वो तो इलेक्शन निकाल जाएंगे, ठीक है, वो पूरी सिंपैथी लेकर निकल जाएंगे। सेकेंडली, अगर इन्होंने बोल दिया हाँ मारो बॉम्ब, तो पूरी दुनिया ये डेमोक्रेसी फैला रहे थे ना ये इंडिया में, बांग्लादेश में भी ये शेख हसीना डेमोक्रेसी फैलाई है इन्होंने, मूर्खों ने। तो ये जो इनकी डेमोक्रेसी है, ये शगुफा कैसे खुला बताओ? डेमोक्रेसी के नाम पे 40,000 लोग मारे, तो ये डेमोक्रेट है असली में, इसलिए इनके वोट कट रहे हैं, बहुत बुरी तरीके से कट रहे हैं। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, सिविल सर्विस के प्रिपरेशन करें तो आप आइए, हमारे पटना सेंटर में बैचेस शुरू हो रहे हैं साइमल्टेनियसली। अगर आप उत्तर प्रदेश में हैं तो प्रयागराज में दिए गए नंबर पे कॉल करिए, देखिए आपको बिल्कुल पूरी अनअकैडमी की टीम हेल्प करेगी, ठीक है। आपको प्रिपरेशन कभी भी करना हो एक बार कॉल करिए, अंडरस्टैंड करिए कैसे प्रिपरेशन करते हैं, भारत की सेवा जरूर करिए। अगर आपके पास 1-2 साल की अपॉर्चुनिटी है तो एक बार अटेम्प्ट करिए और भारत की सेवा करने की कोशिश करिए। बेस्ट पॉसिबल टैलेंट की जरूरत है आज भारत को। अगले 10-20 साल भारत के लिए मोमेंटस होने वाले हैं। हमें यूथ को ही इस कंट्री को आगे लेके जाना पड़ेगा। लीडरशिप आती जाती रहेगी, पार्टियां चेंज होती रहेंगी, यूथ ही इस कंट्री को लेके जाएगा। यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। डू नॉट गेट डिवाइडेड ऑन दी शगुफा ऑफ व्लादिमीर पुतिन एंड जो बाइडेन, नेवर डू दैट। और कोई और सिखाए तो भी कभी डिवाइड नहीं होना। ये ध्यान से देखो कि इंग्लिश बैचेस आपको अगर दिल्ली में है तो कहां लेंगे? करोल बाग। उसी तरीके से आपको इंग्लिश बैचेस लेने तो आप लेंगे मुखर्जी नगर में। नाउ साइमल्टेनियसली आप एक कहानी देखिए, ये बड़ी प्यारी सी कहानी है। आप इस पूरे रीजन को ध्यान से देखिए तो आपको दिखेगा कि एक साइड में भारत के इंटरेस्ट है, आपको साउथ एशियन इंटरेस्ट दिखेगा। और साउथ एशिया का बॉस कौन है, नाम लेने की जरूरत नहीं है, सार्क को डिफंक्ट करके रख दिया है। चाहे मोहम्मद यूनुस शरीफ से मिले या शरीफ यूनुस से मिले, वो सार्क है ना, वो अपने जेब में रखिए। वो जब तक भारत बैठेगा नहीं, टेबल ऑन नहीं होगी। कभी तो इन्होंने सोचा हम चाइना को भी बुला लेते हैं, भाई नहीं होता ऐसा। सब कुछ वॉशिंगटन से नहीं चल सकता। ये बात कार्नेजी के सामने बोला, वॉशिंगटन में बैठ के जयशंकर साहब ने बोला कोल्ड वॉर का टाइम खत्म हो गया दादा, बिल्कुल दादा एकदम ओवर है। दादा आओ, एक एक रीजन को एनालाइज करो, एक एक रीजन में अब लोकल दादा है। दादा के साथ ही नेगोशिएट करके चलोगे तो बढ़िया चलेगा। और भारत के साथ तो अच्छे रिश्ते हैं, तो हमें हमारे नेबरहुड में बुली करके तुम्हारा ही नुकसान है दादा। बहुत क्लियरली बोला है, और मैंने आपको हिंदी में बताया, उन्होंने इंग्लिश में बोला है। बहुत बहुत भिगा के मारा है। ये देखिए एक साइड में आपकी यूरोप, वेस्टर्न यूरोप, द गोल्डन एज, सारा दुनिया का पैसा लूटा। एक साइड में अफ्रीका, डेप्रिवेशन, लूट ऑफ अफ्रीका, स्क्रैम्बल ऑफ अफ्रीका, काट के ये स्ट्रेट लाइन में काटा, कंट्री को डेट में फंसाया है। डेट ट्रैप की बात आज हम करते हैं। चाइना के बारे में किया किसने? आई एम ए वर्ल्ड बैंक, डेमोक्रेसी, फ्री स्पीच। इसके ऊपर 4 इंडिसेस भी निकाल दिए, 4 इंडिसेस में 150 रैंक दे दिया। एक रिलीजियस रिपोर्ट निकाल के गाली दे दी इंडिया को। बस यही करते हैं, दैट इज देयर होल मेंटल गेम। इससे इरिटेट होके ही आपको समझ आएगा कि व्लादिमीर पुतिन, चाइना, ये ईरान का एक्सिस क्यों बनाना पड़ा। सैंक्शन लगा देंगे, डॉलर से हटा देंगे, ये क्या बोलते हैं, स्विफ्ट पेमेंट से निकाल देंगे, बैंकिंग सिस्टम में पैसा है उसको हम खुद यूज कर लेंगे। तो दीज काइंड ऑफ मैसिव मूर्खताएं। और एक साइड में आप देखेंगे कि अरेबियन पेनिनसुला एक कस्प ऑफ रियलिटी, कहीं फंसा हुआ है। एक साइड में आपको भारत,
एस्पिरेशनल भारत, एस्पिरेशनल साउथ एशिया मैं कहना चाहता हूं। एक साइड में अफ्रीका और बीच में अरेबिया। अरेबिया को बर्बाद करके रख दिया है। अरेबिया वो ऐसी जगह है जहां आपको चारों तरफ समंदर दिखेगा। ट्रेड आपको इन तीनों लोकेशंस के बीच में ट्रायंगुलर ट्रेड अगर आपको करना है तो आपको जरूरत है समंदर की, और समंदर बर्बाद कर रखा है ईरानियन रेजिम ने। और यहां पर मैं कहना चाहूंगा कि दुनिया को इसका सोल्यूशन चाहिए। देखिए, हमें फर्क नहीं पड़ता कि ईरानियन रेजिम को कोई टॉपल करता है या नहीं, बट ईरान को यह बदतमीजी अपनी ठीक करनी पड़ेगी, क्योंकि यह बदतमीजी बहुत दूर तक फैल चुकी है। आपकी और इजराइल की जो लड़ाई है वो आप अपने घर पे रखिए। इस पॉइंट ऑफ टाइम में भारत के और पूरे वर्ल्ड के इंटरेस्ट बिल्कुल खतरे में। और ये नोटोरियस वैल्यू का एंड में क्या मिला? आईसिस भी बहुत पॉपुलर हुआ था, बड़ा पॉपुलर हुआ था। क्या हुआ? नोटोरियस वैल्यू जब आप बनाते हैं तो आपकी बुरी चीज से हाईलाइट करने से क्या फायदा होता है? आपको दुनिया का राखी सावंत क्यों बनना है? वाई? तो आप यहां पे देखिए जरा नसरल्ला। अब नसरल्ला रेजिस्टेंस तो कर रहा है, बट नसरल्ला जाके मेडिटेरेनियन सी में तो बॉम्बिंग नहीं कर रहा है। ये बात समझ आई? हूथी को क्या परेशानी है? भाई तुम्हारी लड़ाई किससे? सऊदी अरेबिया से। सऊदी अरेबिया से लड़ो। तुम्हारी लड़ाई इजराइल से। भाई यहां से शिप जाने दो, ऑयल ट्रेड होने दो। क्यों? महंगाई की जब मार दुनिया में पड़ेगी तो क्या हम हूथी को आशीर्वाद देंगे कि तथास्तु, या चप्पल लेके दौड़ेंगे? और आप जरा सोचो कि अगर इंडिया पे ठन आई, देखो यूएस वगैरह बाद में एक्शन करेगा, आपको बहुत ऑनेस्ट कह रहा हूं, यूएस वगैरह बाद में एक्शन करेगा, सऊदी अरेबिया बाद में एक्शन करेगा। इंडियन नेवी के लिए ये प्रैक्टिस हो जाएगी, वॉर एक्सरसाइज। हूथी रेबल्स और बड़े दूर से मारेंगे कि देखो हमारे एम्यूनिशंस पुराने हो रहे हैं, इसे हम वैसे भी कबाड़ में फेंकने वाले थे, डाल दो। क्योंकि दे आर डायरेक्टली हिटिंग इंडियन इंटरेस्ट को हिट कर रहे हैं। अब देखिए दूसरा खतरा, और आपको यहां पे आप डिस्काउंट कर रहे हो इस चीज को, आप पूरे यूरोपियन ट्रेड को हिट कर रहे हो, आप ऑयल ट्रेड को हिट कर रहे हो, और साइमल्टेनियसली ये कहां से हम तेल गैस कहां से लाएंगे? जैसे ही वॉर छिड़ता है, जैसे ही अटैक होता है, जैसे ही इनके ऊपर मैसिव रिटेलिएशन होता है, ये क्या करेंगे? पर्शियन गल्फ सब बंद करके बैठ जाएंगे। व्हाट विल हैपन टू कतर? व्हाट विल हैपन टू बहरीन, कुवैत, यूएई? हमारे उन लोगों का क्या होगा जो वर्कर्स की तरह यहां काम कर रहे हैं, जो रेमिटेंस भेजते हैं, जो जिस एरिया से हम तेल गैस ट्रेड करते हैं? भाई आपकी न्यूसेंस अपने घर पे रखिए, आपकी न्यूसेंस अपने, सबकी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन मान लीजिए। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन किसी का अपना नहीं होता है ना, जाके आप वहां न्यूसेंस नहीं कर सकते, बट आप टेरिटोरियल वाटर तक आप अपनी लड़ाइयां रखिए। भाई दूर जाके आप लड़ाइयां करेंगे, उसके कारण भारत के इंटरेस्ट खराब होंगे, दूसरी कंट्री के। तो भारत के ऊपर बड़े सारे डिजाइन हैं। अब जब आप यहां समझेंगे तो आप बोलेंगे सर वाई सो एजिटेटेड, सर ये तो इजराइल पैलेस्टीन का। नहीं दादा, अरे दादा यही बोलते हैं नेटवर्क आप कैसे, लिंक्डइन आप चलाते हो, लिंक्डइन में आप नेटवर्किंग करते हो, क्यों ये नेटवर्क्स आपस में कनेक्ट हो जाते हैं? क्यों आप देखोगे अलकायदा, आईसिस, तालिबान, ये कहीं पे भी एक दूसरे को, ये ट्रेनिंग मॉड्यूल चल रही है दादा, कहीं पे भी इनका कोई भी मॉड्यूल चलता है, ये दूसरों की वीडियो देख के सीखते हैं, अच्छा हम भी कर सकते हैं। तो मेरी कहानी ये है, ईरानी रेजिम ने जिस तरीके से प्रॉक्सीज हर जगह से फैलाई है, जिस तरीके से रेस्टिव माहौल अफगानिस्तान में 20 साल से रहा अमेरिकन इंटरवेंशन के कारण, और ये मत भूलिएगा कि अमेरिकन इंटरवेंशन एंड सोवियत इंटरवेंशन दोनों खेले, कंट्रीज कैसे बर्बाद हुई हैं, दोनों खेलते हैं, फीवडम समझते हैं अपना, ग्रेट गेम बना दिया है, मजाक बना दिया कंट्रीज को, लोगों को, ट्राइब्स को, कल्चर्स को दबा के सड़ा दिया है। दुनिया को इस कॉन्कॉक्टेड रियलिटी से निकलना पड़ेगा कि हम सब कुछ संभाल सकते हैं। माइक्रो मैनेजर्स का समय नहीं है, डिसेंट्रलाइज करिए, कंट्रीज को उनकी स्थिति पे सोचिए, और जो रीजन्स हैं रीजन में रीजनल छत्रप्स चलने दीजिए। ठीक है, अब यहां देखिए जरा तालिबान इस एरिया में, और यहां पे आपको पता है तहरीक तालिबान, और यहां पे तो टीटीपी, बलोच लिबरेशन आर्मी, मतलब कबाड़। वो क्या था कि आप सपोले पालोगे तो सांप बनेगा। अब मुझे एक बात बताइए, अब आप जरा फर्ज करिए मैं क्या बोल रहा हूं आपको, एक साइड में ईरानियन रेजिम, एक साइड में हूथी, हमास, हिजबुल्ला, करते क्या है? रॉकेट दे रॉकेट दे रॉकेट दे रॉकेट, ड्रोन ड्रोन ड्रोन। अब मुझे बताओ, ये जो हमारे पड़ोस में कबाड़ी वाले हैं, ये कबाड़ी वालों को कितना समय लगेगा कि ये यही जाके स्मगल करके वो 10-10 हज़ार के वो जो ड्रोन्स हैं, कामाकाजी ड्रोन्स, अभी तो ड्रोन आते हैं, वो शिपमेंट्स डाल रहे हैं, ड्रग डाल रहे हैं पंजाब में, अभी वो ड्रग डाल रहे हैं जम्मू कश्मीर में। क्या अफीम डालो लोगों में, ड्रग्स डालो, उनको इंडोक्ट्रिनेट करो, रेडिकलाइज करो, आपस में लड़ा दो, देश को तोड़ो। क्यों? क्योंकि आपके पास घर में पैसे नहीं है भाई, आपको ड्रग इंडस्ट्री से पैसे कमाना। एक्चुअली में इन्हों क्या करना है, ये सारे एरिया का ड्रग बेचना है इंडिया में,
ड्रग बेचा, लोग भूल गए, यूथ खराब हो गया, अब बोले ले गन लेके अपनी कंट्री को तोड़। बस वो कनाडा से वो जस्टिन ट्रूडो इंडिया तोड़वा रहा है भाई। तो आप देखो जरा डिजाइन्स भारत के हैं तो भारत के इंटरेस्ट सोचने पड़ेंगे, क्योंकि यूनाइटेड इफ वी स्टैंड 20 साल दादा, 10 से 20 ट्रिलियन डॉलर बनने का सोचो जरा, और वो सोचने के बाद जरा सोचो कि क्या कमांड होगा एक इंडियन का। एक इंडियन मलेशिया में गायब हो गया, सील टीम पहुंची हुई है भाई, मार्कोस पहुंचे हुए हैं, हाँ भाई कहां है, कौन सा इंडियन, किसने छू दिया। तो वो जो पासपोर्ट की वैल्यू है, वो जो अपनी रूपी की वैल्यू है, वो जो कंट्री की वैल्यू है, वो जो लीडर की वैल्यू है, एक एक इंडिविजुअल की जो वैल्यू है, वो कंट्री के पावर के साथ बढ़ती है। क्या कारण है? आज पाकिस्तानी अपने आप को हिंदुस्तानी बोल के फॉरेन कंट्रीज में बिल्कुल ओपनली वो बताते हैं हम इंडियंस हैं, बाद में वो तो हम इंडियंस पहचान लेते हैं उन्हें। अब यहाँ देखो तो ये सारा जो मॉड्यूल्स है ना आपस में कनेक्ट होके और दे कैन रीक हेवॉक। और क्या इन्होंने किया नहीं है ये सब? आपको क्या लगता है ट्रेनिंग कहाँ से आती है? ये रॉकेट लॉन्चर वही जो हुआ था, कौन सा अफगान जिहाद, वही तो आया था सब कुछ। और मुझे बताइए 1990s कश्मीर का सबसे वर्स्ट पीरियड था, वर्स्ट पीरियड। और 1990s में क्या अफगान जिहाद के लोग थे इंडिया में? ये गूगल करके बताइएगा मुझे। अब ये बीबी कह रहे हैं भाई ये कर्ज है। भाई हमें ये नहीं पता कि ये कर्ज है या नहीं, बट हमें ये पता है कि ये नेटवर्क बहुत डेंजरस है, ये नेटवर्क बहुत डेंजरस है। और हमें इस एरिया में तो नेटवर्क नहीं चाहिए, हमें अपने बॉर्डर्स पे कोई नेटवर्क नहीं चाहिए। और हमें चाहिए कि अगर ये नेटवर्क कहीं पे भी फैला रहा है, हमास हिजबुल्लाह होती 2-4 स्टेटमेंट दे रहा है, इसका नेटवर्क कहीं पे भी फैल रहा है तो उसको हम हमास हिजबुल्लाह होती बनने तो नहीं देंगे। और इसीलिए एक सोल्यूशन बता रहे बंदा। सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये है ईरान विथ इरानियंस, नॉट द ईरान रेजीम, ईरान विथ इरानियंस। आईमेक का सोल्यूशन दिया। आप देखिए ये पूरा रीजन किसी ने एक्सपेक्ट किया था, ये ईरान है, किसी ने एक्सपेक्ट किया था कि धीरे धीरे इराक, सीरिया, लेबनान होती चारों तरफ। अब आप सऊदी अरेबिया को देखो, इजराइल को तो आप अभी देख रहे हो, दूर से देख रहे हो आप, इजराइल इज सराउंडेड। कल के डेट में सऊदी अरेबिया को देखो, इधर इराक, इधर सीरिया है, इधर यमन है, ये पूरा एरिया चारों तरफ से आप सराउंड होते जाओगे। तो 180 मिसाइल डालोगे, एक रिटेलिएशन होगी। और उसके बाद देखिए यूएस में एक बहुत ज्यादा एंगर थी कि भाई बेंजामिन नेतन्याहू कुछ भी कर देता है भाई, पेजर अटैक कर देता है और व्लादिमीर पुतिन को पोक कर देता है डायरेक्टली, हमें लड़ाई में खींच रहा है, इज ड्रैगिंग अस इनटू वॉर। ठीक है, तो और 40,000 पैलेस्टीनियंस मारे थे। अरे क्या मारे थे, इसको जेनोसाइड बोलो ना। इतना ह्यूमन राइट किया हुआ है भाई। मैं कह रहा हूं ना, जो डेमोक्रेसी फैला रहे थे, मैं तो चैलेंज कर रहा हूं ऑल दी डेमोक्रेसी, प्रो डेमोक्रेसी वाला, जितने मूंगफली वाले निकले थे बांग्लादेश में डिक्टेटर बोलते हुए, इंडिया में डिक्टेटर, या बोलो ना जरा, है कैपेसिटी बोलो। 42,000। क्यों? उस साइड हैरिस पसंद है, इसलिए डेमोक्रेट साइड लीन करते हो, लेफ्ट साइड लीन करते हो, इसलिए। देखो अब दुनिया सोशल मीडिया में पहचान रही है चीजें। नाउ देखो, बाइडन रीअश्योर्स नेतन्याहू ऑफ अनवेवरिंग कमिटमेंट। यहां पे आपको समझ आना चाहिए ऑल द नॉइज, ये उसको सपोर्ट नहीं कर रहा, वो उसको सपोर्ट नहीं कर रहा, ये सब नॉइज होता है। और नॉइज के बाद आती है एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट, जिससे कि अपने वोटर बेस को बताया जाता है, देखो मैं तो आई एम ट्रू टू द अमेरिकन पीपल। बाइडन रीअश्योर्स नेतन्याहू ऑफ अनवेवरिंग कमिटमेंट। आयरन क्लैड भाई, आयरन क्लैड, दैट इज हाउ। और नेतन्याहू कहते हैं टेक योर कंट्री बैक टू लेबनान, वापस ले लो लेबनान, ये हिजबुल्लाह को हम फिनिश कर पाएंगे। और उसके बाद देखो नेतन्याहू क्या कहता है, नेतन्याहू वांट्स लेबनान ऑफ डिस्ट्रक्शन सिमिलर, फोटो शेयर कर दिया, ऐसा घर होता था, ये हालत कर दी। मतलब लेबनान को एक वार्निंग दी है, हिजबुल्लाह को घसीट के निकालो अपनी कंट्री से, तो लेबनान अपना आज़ाद कर लो। ईरान ने रेजिम को एक धमकी दे दी है, तुम्हें टॉपल करेंगे। ईरान को एक धमकी दे दी आफ्टर ये न्यूक्लियर वेपन वाली सारी टेस्टिंग वगैरह, उसके बाद एक धमकी दे दी है, ऐसा मारेंगे समझ नहीं आएगा, ऐसा मारेंगे समझ नहीं आएगा। दिस काइंड ऑफ अटैक इट विल बी, यू वेर वेरी अग्रेसिव विथ अस। ईरान के लिए बोला है, यू वेर वेरी अग्रेसिव विथ अस, तुमने अग्रेशन में हमारे ऊपर मिसाइल डाले, तुमने गुस्से में हमारे ऊपर मिसाइल डाले, वो कहीं नहीं लगे,
हमारे F-35 के बेस पे मारा था, हमारे F-35 ठीक है, हमारा बेस ठीक है, रनवे ठीक है, हम उसी से अभी फ्लाइट उड़ा रहे हैं। स्टेटमेंट आ गए, बैक टू बैक वीडियो रिलीज कर दी। अब देखो क्या बोल रहे हैं, अब बोल रहे हैं जिस तरीके से मारेंगे वो बहुत पिन पॉइंट होगा और ईरान को समझ नहीं आएगा कहां से आया, कब मारा, कैसे मारा, क्यों मारा। और मैं यहां पे कहना चाहता हूं देयर विल बी ईदर ऑफ द टू थिंग्स। वन विल बी ऑन देयर न्यूक्लियर वेपन्स, जिससे कि बहुत रिस्क है, इट्स अ हाई रिस्क स्ट्रेटजी। बट सेकेंडली आप ये याद रखिए कि डोंट बी सरप्राइज्ड अगर डायरेक्टली रेजीम के, ईरानियन रेजीम के टॉप लीडरशिप पे ही अटैक ना हो जाए, कि छोड़ो बाकी चीजें, लीडरशिप को टारगेट करो, तो दैट कैन बी अ वेरी बिग थिंग। और मैं आपको पहले बोल रहा था, चीजें बैक ट्रैक हो रही हैं, देर आर अ लॉट ऑफ दरारें। इतने दिन पिटा हमास, इतने दिन पिट रहा था हिजबुल्लाह, ईरान ने एक चू नहीं किया, इस्माइल हनिया चू नहीं किया, नसरल्ला चू नहीं किया। जब पूरे हिजबुल्लाह की लीडरशिप खत्म कर दी तो 180 मिसाइल नो मैंस लैंड में कैलकुलेट करके डाली कि ज़्यादा बड़ा अटैक ना हो जाए, रिटेलिएशन ना आ जाए। बेंजामिन नेतन्याहू को एक मौका चाहिए था, बेंजामिन नेतन्याहू ने पकड़ा, 30 मिनट फ़ोन कॉल पे पहली बार बात की है, परमिशन लिया एक्चुअली में। इससे पहले कभी परमिशन नहीं लेते थे, हर बार यूएस उठ के बोलता था पेजर अटैक कर दिया, हमें नहीं बताया। क्यों नहीं बताया हमें? हम ही तो सारे वेपन्स देते हैं। यूके बोलता है फोन करके यूएस को कि व्हाई डोंट यू कंट्रोल नेतन्याहू इज गोइंग आउट ऑफ कंट्रोल, ही इज बिकमिंग मोर पॉपुलर भी हो गया अपने लोगों में, क्या कर रहे हो तुम? इस बार 30 मिनट की कॉन्फर्मेशन हुई है तो कोई छोटी चीज तो होगी नहीं। और एक चीज हमेशा याद रखिए, नेवर एवर फॉरगेट दिस, लीडर कोई भी रहे, ठीक है, द इंटायर इजरायली मिलिट्री, IDF, लीडरशिप, मोसाड, Shin Bet, they are directly in cahoots with the British MI6, in cahoots with the CIA, in cahoots with the deepest state and the deepest money of America. Never ever underestimate. जिसने underestimate किया इस पावर को, इस कॉम्बिनेशन ऑफ पावर को, वो कंट्री फिनिश होकर रह गई। और बहुत लोगों को ये लगता है सर वो 30 साल से ट्राई कर रहे हैं ईरानियन रजीम को हटाने का। सर 30 साल से इतना बड़ा वॉर, इतनी अच्छी सोशल मीडिया, इतना सारा पॉलिटिकल प्रेशर भी नहीं था सर। तब मिडिल ईस्ट में कब कहाँ होता था, कहाँ बेंगाजी हो जाता था, कभी क्या होता था, हमें पता नहीं चलता था। डॉक्यूमेंट्री बनती थी 2-2, 2.5 घंटे की, तो हम देखते थे, मूवी बनती थी तो दिखते थे। आज होता है 10 मिनट बाद पता चल जाता है, पॉलिटिकल प्रेशर बढ़ जाए किसी लीडर पे, उसको अटैक लॉन्च करना पड़ता है। वेपन्स इतने सस्ते हो चुके हैं, वेपन्स इतने मास प्रोड्यूस हो चुके हैं, वेपन पूरी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को ऑर्डर चाहिए, वॉर चलता रहेगा। ये एक नेवर एंडिंग वॉर टाइप बन गया है, क्योंकि अब कोल्ड वॉर नहीं है, कोल्ड वॉर के नाम पे हॉट वॉर चल रहा है। और हर जगह सिर्फ एक चीज की लड़ाई है, वर्चस्व की लड़ाई है, जिसमें एक ओल्ड सुपर बॉस है, एक सुपर बॉस है जिसके पास बहुत सारा पैसा, बहुत मतलब लेगेसी है भाई, वो ब्रिटिश लेगेसी है। और एक साइड में न्यू एंट्रेंट्स और चैलेंजर्स आ चुके हैं। आप जरूर बताइएगा आपको क्या लगता है क्या होने वाला है, बिकॉज आई पर्सनली थिंक दैट द अटैक is gonna devastate Iran. It will be a very big attack on Iran. I don't know if they'll be able to defend or retaliate, but it will be a very big attack on Iran. The way things, ऐसे मेरी चीज़ें इस पूरे वॉर के टाइम में कभी नहीं देखी। आई हैव बीन क्लोजली मॉनिटरिंग एवरीथिंग। मुझे ऐसा नहीं लगा कि दिस काइंड ऑफ हार्ड स्टेटमेंट, दिस काइंड ऑफ मीटिंग्स, 30 मिनट की बातचीत बिटवीन 2 heads ऑफ स्टेट, आई डोंट थिंक दिस इज एनीवेयर स्मूथनिंग अप या ईरान ने न्यूक्लियर बन गया। आप जरूर बताइएगा आपको क्या फील होता है, और वीडियो को जरूर लाइक किया करिए ताकि इसकी रीच बढ़े, हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ फ्री एंड ओपन कम्युनिकेशन कर पाएँ। कम्युनिकेशन करना बहुत ज़रूरी है, डिस्कशन करना बहुत ज़रूरी है। और आप बताइएगा किस और टॉपिक पे आपको ऐसी वीडियो चाहिए। थैंक यू सो मच एज ऑलवेज। जय हिंद, जय भारत।